हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो लास्ट सेशन है, यानी 9th सेशन है। और इससे पहले मैंने जितना भी सेशन है वो अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, आज का जो मेरा सुविचार है वो क्या है, देखिए। तो नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे बार बार फिसलती है। क्या बोले? नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे बार बार फिसलती है। आखिर उसी की मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको एक चींटी से समझना चाहिए, आपको चींटी से एक इंस्पायर होना चाहिए कि वो जब दीवार पे चढ़ती है तो बार बार फिसलती है, फिर भी वो चढ़ने का कोशिश करती है। जब उतना छोटा जीव बार बार कोशिश कर सकती है तो आप तो इतना बड़ा महामानव हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते हैं? बार बार मेहनत, बार बार कोशिश कीजिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। वैसे भी मैंने कहा था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, बस थोड़ा फट जाती है। नहीं तो क्या दिक्कत है, फटने दीजिए, कोशिश करते रहिए। देखिए, आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात करेंगे। देखिए, बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। हम दो इक्वेशन लेते हैं, एक x + y = 17 है और एक x - y = 13 है। हाँ जी मेरे दोस्तों, एक x + y = 17 है और एक x + y = 13 है। अब इस दोनों में से हम x और y का वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये y कट जाएगा, यानी यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 17 और 13 30 हो जाएगा। यानी आप कहेंगे कि यहाँ पे x का वैल्यू 15 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे कहें तो कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू जब यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ पर हम डाल देते हैं तो x का वैल्यू 15, तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये यानी y का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है। उसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल मान लेते हैं, x + y = 40 है और एक x + x - y = 10 है। यहाँ से हम x और y का वैल्यू निकालेंगे, तब भी आप कहेंगे इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या, कैंसिल। यानी यहाँ पे 2x बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा और यहाँ पे x बराबर 25 आ जाएगा। और यहीं से फिर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो y का जो वैल्यू होगा वो हमारा, यहाँ पे x का वैल्यू डालेंगे तो 40 - 25 यानी 15 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15। अब एक चीज़ आप गौर कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, दोनों सेम। यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y है, दोनों सेम। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y है, दोनों सेम है। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकला 15 और यहाँ पे y का वैल्यू निकला 2। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, तो x का वैल्यू जो निकला है वो 15 निकला है और x यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू में क्या करते हैं, ये 17 और 13 को जोड़ देंगे। तो 17 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको 30 आ जाएगा और 30 का हाफ किए तो हमारा यहाँ पे 15 आता है। यानी x का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या आया, 15। अब y यहाँ पे निगेटिव वैल्यू है, तो हम क्या किए कि यहाँ पे 17 और 13 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4 और 4 का आधा करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2। यानी y का वैल्यू यहाँ पे अभी आपको कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है मेरे भाई। तो हम यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट ये देना चाह रहे हैं कि अगर ये जो वेरिएबल का है उसका कोफिशिएंट दोनों में क्या है, सेम है, तो जो पॉजिटिव वाला होगा ना, ये पॉजिटिव वाला जो वेरिएबल होगा उसमें क्या करेंगे, इधर साइड वाले दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड दे देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू निकालेंगे तो 17 + 30 और बटे 2 यानी 15 आ गया। अब निगेटिव वैल्यू जो होगा उसको हम क्या करेंगे, इस दोनों वाले को हम घटा देंगे और 2 से डिवाइड देंगे तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। इस केस में भी आप वही देख रहे होंगे कि दोनों का वैल्यू सेम है। तो पॉजिटिव वैल्यू वाला है कौन है, x वाला। तो हम क्या किए, ये इस दोनों को जोड़ दिए तो 40 और प्लस 10 कितना हो गया, 50 हो गया। अब 50 का आधा किए तो 25, यानी x का वैल्यू मेरे भाई कितना निकला, 25। अब निगेटिव वाला अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या बोले, घटा देंगे। यानी 40 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाता है, 30 और 30 का आधा करेंगे तो आ जाता है 15। यानी y का वैल्यू कितना आया, 15 आया। तो मेरे भाई आपको कंसेप्ट यही याद रखना है कि अगर दोनों वेरिएबल का वैल्यू सेम है तो पॉजिटिव वाले को हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड देते हैं, वो हमारा आंसर आ जाता है। निगेटिव वाले को क्या करते हैं, दोनों को घटा के और जो हमारा आंसर आता है 2 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो हमारा y का वैल्यू हो जाता है। इतना बात समझे।
तो इसी कंसेप्ट पे मैंने आगे बहुत सारा क्वेश्चंस कराया है, जिसको आप बारीकी से समझेंगे और हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन सोल्ड अ बुक एट 9% प्रॉफिट। एक आदमी क्या करता है, एक बुक को 9% प्रॉफिट पे बेचता है, एंड अ पेन एट 13% प्रॉफिट, और एक पेन को 13% प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, करा कि इफ़ ही सोल्ड द बुक एट 13% प्रॉफिट, अगर वो अपने बुक को 13% प्रॉफिट पे बेचा होता और पेन को 9% प्रॉफिट पे बेचा होता, तो वो 80 रुपया ज़्यादा कमाया होता। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक एंड पेन। तो बुक एंड पेन का कॉस्ट प्राइस बताइए, अगर इफ़ ही परचेज बोथ एट 20,000 रुपया, अगर वो पेन और बुक दोनों को ही 20,000 रुपया में खरीदा होगा। ठीक है मेरे भाई, एक चीज़ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुक और पेन दोनों का ही कीमत कितना है, तो 20,000 रुपया है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है कि एक बुक को 9% प्रॉफिट पे बेचा होता, तो बुक का कॉस्ट मान लीजिए हम बी है, इसको 9% प्रॉफिट पे बेचा होता तो प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा बुक का 9%। अब कह रहा है कि पेन को 13% प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट अमाउंट है इसलिए प्लस, और पेन का 13% यानी प्रॉफिट अमाउंट हो जाएगा P × 13। तो कह रहा है हम मान लेते हैं कि इस केस में जो प्रॉफिट हुआ होगा उसको कितना हुआ होगा, तो X हुआ होगा। इतना बात मान लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि अगर वो बुक को 13% प्रॉफिट पे वो बेचा होता तो प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा, तो बुक का 13%, और पेन को कितना में, तो पेन को 9% प्रॉफिट में बेचा होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेन का 9% यानी प्रॉफिट अमाउंट हो जाएगा। तो वो कहता है कि पहले से उसको कितना ज़्यादा मिलता, तो 80 रुपया ज़्यादा मिलता, यानी x प्लस कितना, तो 80 रुपया। ठीक है, इतना बात तो समझे। अब इतना बात अगर आप समझ गए तो मेरे भाई यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ है, b + p बराबर 20,000 दिया हुआ है। तो मैंने पिछला कंसेप्ट में बताया है कि a - b बराबर कुछ है, तो a + b भी होना चाहिए, a - b, तो a + b भी कुछ होना चाहिए, तभी हम यहाँ से a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो हमारा यहाँ पर b + p का वैल्यू दिया हुआ है कितना, यानी दोनों का सम दिया हुआ है 20,000। तो अब हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी दोनों का हम डिफरेंस करने का मतलब b - p यानी बुक माइनस पेन का डिफरेंस निकालेंगे, कितना होगा। डिफरेंस निकालने के लिए आप देख रहे होंगे कि इसके बीच डिफरेंस कितना है, तो ये 9 है, ये 13 है, यानी 4 का डिफरेंस है। इसके भी बीच डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 4 का डिफरेंस है। और इसके बीच डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 80 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस अगर निकालें, b - p अगर निकालें, तो b - p कैसे निकालते हैं, सो देखिए यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो 80, तो 80 को हम ऊपर लिख देंगे। यहाँ का डिफरेंस कितना है, तो 4, तो 4% है डिफरेंस, 4 नहीं 4% है, यहाँ पे भी 4%, तो 4% नीचे लिख देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 80/4 और इसका 100%, 100 ऊपर चला जाएगा। इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 20, यानी यहाँ पे हमारा b - p का जो वैल्यू आया वो कितना आया, तो 2000 आया। और मेरे भाई यहाँ पर b + p का वैल्यू ऊपर में कितना था, तो ऊपर में आप कहेंगे 20,000 रुपया था। कितना था, 20,000। तो अब मैंने बताया था ना पिछले कंसेप्ट में, b + p 20,000 हो और b - p 2,000 हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो b का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो b है हमारा प्लस वाला है, तो इसको हम प्लस कर देंगे, यानी 20,000 और प्लस 2,000 22,000, 22,000 का आधा करेंगे तो 11,000, यानी बुक का वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना, 11,000। बुक का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 11,000। अब हम पेन का निकालेंगे, तो पेन हमारा क्या है, निगेटिव वाला है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों को घटा देंगे तो हम ज़्यादा में से कम वाले को घटाएंगे। ऐसा नहीं 2,000 में से इसको घटा दिए, नहीं, बुक का निगेटिव प्राइस होगा, क्या कहोगे, नहीं। 20,000 में से हम 2,000 को घटाएंगे तो आएगा 18,000। 18,000 का जब हम आधा करेंगे तो आएगा 9,000। तो हमारा एक पेन का, यानी पेन का जो टोटल कॉस्ट हो गया वो 9,000 हो गया, और बुक का जो टोटल कॉस्ट हो गया वो हमारा कितना हो गया, 11,000। तो आप क्वेश्चन में कहाँ देख रहे हैं, तो हमारा ए नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द टोटल कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स है यहाँ पे एंड 5 पेन्स इज 92। जो 8 बुक और 5 पेन का जो टोटल कॉस्ट है वो कितना है, तो 92 है। तो हम पहले डेटा को लिख लेते हैं। देखिए, एक बुक का कॉस्ट मान लेते हैं b और पेन का कॉस्ट मान लेते हैं p। तो क्या कह रहा है कि 8 बुक और 5 पेन, तो 8 बुक और 5 पेन यानी 5p है ना। टोटल कॉस्ट कितना है, तो 92 रुपया है। चलिए इतना लिख लिए।
आगे कह रहा है कि देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स एंड 2 पेन्स। कह रहा है कि 3 बुक्स और 2 पेन्स का कॉस्ट निकालिए इफ अगर कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स एंड 8 पेन्स इज 77। अगर 5 बुक और 8 पेन का कॉस्ट कितना हो तो 77 हो। तो 5 बुक यानी 5B और प्लस 8 पेन यानी 8P का कॉस्ट कितना हो तो 77 हो। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पे हम कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स और 2 पेन्स का निकालिए। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे एक बुक और एक पेन का कॉस्ट। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है वेरिएबल, यानी आप कह सकते हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला जो हम कंसेप्ट बताए थे उस पे ये नहीं बैठेगा। तो इस वाले कंसेप्ट पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोनों को पहले जोड़ देंगे, इस दोनों इक्वेशन को पहले जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो 8 5 13 यानी 13B और प्लस यहाँ पे 5 8 13 यानी 13P बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 7 2 हो जाएगा 9 और 9 7 हो जाएगा 16। अब यहाँ से पर 13 13 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13 ही आएगा, यानी यहाँ पे हमारा B प्लस P का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया तो 13 आ गया। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। अब एक बार जोड़ दिए, अब एक बार हम दोनों को घटा देंगे। तो दोनों को घटा देंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे 8 बुक और 5 पेन, तो 8 बुक और 5 पेन को घटाएंगे तो कितना आएगा तो 8 बुक और 5 बुक ही है तो 3 बुक आ जाएगा। यहाँ पे 5 पेन में से 8 पेन को घटाएंगे तो कितना आएगा तो 3 पेन आएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई तो 92 और 77 को घटाएंगे, क्या बोले 92 में से 77 को घटाएंगे तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 और 8 में से 1 जाएगा तो 15, यानी यहाँ पे 15 आ गया। इसको हम B माइनस P निकालेंगे तो 3 3 यहाँ पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी B माइनस P बराबर कितना आ गया 5, यानी B प्लस P बराबर हमारा 13 था और B माइनस P बराबर कितना आया तो 5 आया। ठीक है, अब बताए हैं कि B प्लस P यानी इस फॉर्म पे आ गया, देख रहे हैं ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई, B प्लस P बराबर 13 है और B माइनस P बराबर 5 है। अब यहाँ से हम B का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं और P का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो B है हमारा पॉजिटिव वाला, देख रहे हैं पॉजिटिव वाला, तो हम क्या करेंगे इस दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे, यानी 13 और 5 कितना 18, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी एक बुक का कॉस्ट कितना हो गया 9। उसी तरह पेन का जब हम निकालेंगे तो पेन का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेन माइनस वाला है इस दोनों को घटाएंगे, यानी 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और 8 को हम आधा करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी एक पेन का कॉस्ट कितना हुआ 4 रुपया। लेकिन आपसे पूछ रहा था कि 3 बुक और 2 पेन का निकालिए, तो 3 बुक का कितना हो जाएगा तो 3 बुक का हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे 9 27 रुपया, और यहाँ पे 2 पेन का, तो 2 पेन का कितना हो जाएगा तो 8 रुपया, और 27 प्लस 8 कितना हो जाएगा तो 35, यानी टोटल जो होगा वो हमारा 35 रुपया हो जाएगा, और 35 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर एट ₹96। एक पर्सन क्या करता है, एक आर्टिकल को 96 रुपया में बेचता है, कितना रुपया में 96 रुपया में, लेकिन कह रहा है कि इस तरह बेचता है ताकि प्रॉफिट परसेंट, क्या समझे, इस तरह बेचता है ताकि उसका प्रॉफिट परसेंट जो है ना वो किसके बराबर है, तो प्रॉफिट परसेंट अर्न्ड एंड द कॉस्ट प्राइस इज न्यूमेरिकली इक्वल, है ना। इस तरह बेचता है वो 96 रुपया में ताकि उसका जो प्रॉफिट परसेंट जो है वो किसके बराबर है तो कॉस्ट प्राइस के बराबर है, यानी प्रॉफिट परसेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब प्रॉफिट परसेंट अगर मान लेते हैं 40% है तो कॉस्ट प्राइस भी कितना है 40 रुपया ही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, नहीं क्या समझे कि एक आर्टिकल 96 रुपया में बेच रहा है और इस तरीके से बेच रहा है ताकि उसका प्रॉफिट परसेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस 96 है। अब इसको कैसे बनाएंगे, सो देखिए हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि जो सेलिंग प्राइस है ना उसका यूनिट डिजिट क्या है, तो यूनिट डिजिट क्या है 6 है। आप मेरे दोस्त एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है 6 आए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, 3 से तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 से तो 4 चौके 16, यानी यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, तो एक डिजिट हो गया 4 गुने 4 करेंगे तो यहाँ पे 4 चौके 16 यानी 16 यूनिट डिजिट आ रहा है।
5 से तो नहीं, 6 से करेंगे तो 6 6 36, यानी 6 भी आ रहा है, तो 6 6 6 36, इसका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। तो हम क्या करेंगे एक बार, अब और तो कोई अलावा डिजिट है नहीं जो उसको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट डिजिट क्या 6 आए, नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले केस में हम मान लेते हैं कि प्रॉफिट परसेंट कितना है, ये 4 है, मतलब एक डिजिट 4 लिए और डिजिट 6 लिए, तो हम मान लेते हैं कि पहले का प्रॉफिट परसेंट 40% हो और कह रहा है कि न्यूमेरिकली इक्वल हो। तो प्रॉफिट परसेंट अगर 40% है तो कॉस्ट प्राइस भी कितना होना, 40 होना चाहिए। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इधर, प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 40% आया इस केस में, नहीं पहला केस में हम मान लिए ऐसा। तो मेरे भाई आप एक चीज़ निकाल के देखिए, कॉस्ट प्राइस का 40% निकाल के देखिए, क्या इस दोनों को जोड़ने पर 96 आ रहा है। तो 40 का हम 40% निकालेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20% का 1/5, तो 40 का 2/5, यानी ये 8 पंचे 40 हो जाएगा, यानी 16 रुपया। यानी इस 40 रुपया कॉस्ट प्राइस का 40% निकालेंगे तो आ रहा है 16 रुपया, प्रॉफिट हो रहा है 16 रुपया। अब कॉस्ट प्राइस में जब हम 16 रुपया प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हमारा आ जा रहा है 56 रुपया, लेकिन हमारा वो सेलिंग प्राइस 56 है, लेकिन हमारा कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना है, 96 है, यानी ये 40% वाला वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड कह रहा है कि 6 गुने 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तब उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। मतलब अब हम यहाँ पे सीपी मान लेते हैं 60 रुपया और यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंट मान लेते हैं कितना, तो 60%, समझे, क्योंकि कह रहा है न्यूमेरिकली इक्वल है। तो अब हम निकाल के देखते हैं कि क्या इस 60 का कॉस्ट प्राइस 60 का 60% इस कॉस्ट प्राइस में जोड़ेंगे तो क्या 96 आ रहा है, निकाल के देख लेते हैं। इस 60 का 60% निकालेंगे तो कितना होगा, तो मेरे भाई आप कहेंगे 36 रुपया, यानी प्रॉफिट अमाउंट कितना हो गया, 36 रुपया। और सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 60 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 96, यानी ये 96 इसके बराबर आ रहा है, यानी हमारा यही है, नहीं यही हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू कॉस्ट प्राइस 60 और प्रॉफिट परसेंट 60% है ना, जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब आगे कह रहा है प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 60% और कॉस्ट प्राइस कितना, 60 रुपया। लेकिन अब आगे कह रहा है, देखिए इस चीज़ को हम मिटाते हैं ताकि स्पेस खाली हो, जल्दी जल्दी मिट, जल्दी खत्म हो यार। देखिए अब कह रहा है कि इफ ही सेल्स इट एट ट्वाइस द प्रॉफिट परसेंट, अगर कह रहा है ट्वाइस द प्रॉफिट परसेंट देन द प्रीवियस प्रॉफिट परसेंट, कह रहा है कि अगर वो इसी आर्टिकल को, है ना, ट्वाइस द प्रॉफिट परसेंट, यानी पहले जो प्रॉफिट कमा रहा था उसके दोगुने प्रॉफिट परसेंट से बेचे, तो मेरे भाई पहले प्रॉफिट परसेंट कितना कमा रहा था, तो 60, तो अब न्यू प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, न्यू प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 60 का दोगुना, यानी 120%, है ना। अब 120% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो कह रहा है कि फाइंड द न्यू सेलिंग प्राइस, तो न्यू सेलिंग प्राइस निकालिए। तो हम पहले प्रॉफिट अमाउंट निकाल लेते हैं, तो प्रॉफिट अमाउंट निकालेंगे तो यहाँ पे मेरे भाई किस पे, तो कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 60 रुपया पे, तो 60 का हम 120% निकालते हैं तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे, यानी 12 छक्के 72 होता है, यानी 72 रुपया प्रॉफिट कमाएगा। तो कह रहा है कि न्यू सेलिंग प्राइस बताइए, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस था 60 रुपया और 72 रुपया प्रॉफिट है, तो 60 और 72 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 6 13, यानी 132 रुपया उसका न्यू सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन सेल्स 2/3 ऑफ हिज स्टॉक एट 30% प्रॉफिट। एक आदमी क्या करता है कि 2/3 स्टॉक जो है वो कितना परसेंट प्रॉफिट पे, तो 30% प्रॉफिट पे बेचता है। ठीक है, 1/4 जो है वो 16% प्रॉफिट पे, 1/4 जो है वो 16% प्रॉफिट पे बेचता है, कितना परसेंट, 16%। और कह रहा है कि एंड द रिमेनिंग जो है वो 12% प्रॉफिट पे बेचता है। तो रिमेनिंग कितना, तो रिमेनिंग हमें पता नहीं है, लेकिन वो कितना पे बेचता है, तो 12% प्रॉफिट पे बेचता है। अब इसको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए मेरे भाई, ये जो हमारा 2/3 और 1/4 है ना, वो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो हम एक ऐसा रियल वैल्यू मानेंगे उस स्टॉक का वैल्यू, ताकि ये फ्रैक्शन वैल्यू ना रहे, कट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 3 का और 4 का एलसीएम ले लेंगे, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है, तो 12। तो हम 12 ना मान के हम 1200 क्या करते हैं, रियल वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, 1200,
ठीक है, आप 120 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1200 निकालेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 1200 यानी 1200 का 2/3 कितना होगा, तो ये कर जाएगा 4, यानी 4 दूना 800, यानी 800 आर्टिकल को यानी 800 वाले स्टॉक को कितना 30% प्रॉफिट में बेचा। तो मेरे भाई कितना प्रॉफिट कितना हुआ, तो 30% प्रॉफिट पे बेचेगा तो इसको प्रॉफिट कितना होगा, तो 800 का 30% कितना होगा, 800 का आप 30% निकालेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, यानी 8 तारीख 24 यानी कितना हुआ, तो 240 रुपया प्रॉफिट कमाया। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं तो 1/4 1200 का, यानी 1200 का 1/4 कितना आएगा, तो ये हो जाएगा कट जाएगा 3, यानी 300 आएगा। तो 300 वाले स्टॉक को वो कितना परसेंट प्रॉफिट बेचता है, तो 16% प्रॉफिट बेचता है। तो 300 का 16% निकालेंगे तो प्रॉफिट अमाउंट कितना आएगा मेरे भाई, तो आ जाएगा आपका कितना, तो 16 तिया 48, कितना आ जाएगा 48, यानी इस केस में उसको 48 रुपया का प्रॉफिट होता है। अब बताइए 1200 टोटल स्टॉक है, 800 और 300 हमारा ये तो निकाल लिए, तो 8 3 11, यानी बचा कितना, तो 200 का स्टॉक बचा। कितना बचा, 8 3 11 नहीं 2100 का ना बचा, 8 3 11 100 का स्टॉक बचा, यानी 100 स्टॉक बचा। अब 100 पे कह रहा है कितना परसेंट प्रॉफिट, तो 12% प्रॉफिट। तो 100 का 12% कितना होगा, तो 12 रुपया होगा, यानी 12% प्रॉफिट। तो इसका टोटल स्टॉक कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो इतना आप समझ गए। 800 वाले को 30% प्रॉफिट में बेचेगा तो प्रॉफिट अमाउंट 240, 300 स्टॉक को 16% प्रॉफिट में बेचेगा तो 48, और 100 को 12% प्रॉफिट में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट आएगा 12। इस सब को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट अमाउंट आएगा। इस सब को जोड़ेंगे तो यहाँ 48 और 12 हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे 50 और 60 हो जाएगा, और 240 में 60 जोड़ेंगे तो टोटल प्रॉफिट हो रहा है हमारा कितना, तो 300 यूनिट। कितना हो रहा है 300, और हमारे यहाँ पे कह रहा है कि टोटल जो गेन कर रहा है वो 75, यानी 300 अगर ये 75 को रिप्रेजेंट करता है तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 75 बटे कितना 300 है ना, 75 बटे 300। लेकिन हमारा यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक हमारा कितना है 1200 स्टॉक है, तो एक यूनिट अगर इतना रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1200 जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 75 बटे 300 और गुने क्या कर देंगे 1200 कर देंगे, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 4, यानी 75 चौके कितना हो जाएगा, 75 चौके हो जाएगा 350। कितना हो जाएगा 350 नहीं 300 हो जाएगा, हाँ 300 हो जाएगा, यानी 300 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 300 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी वैल्यू ऑफ स्टॉक जो होगा वो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, चलिए मेरे भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन परचेज 40 वॉचेज एंड डिसाइडेड द MRP 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। देखिए एक आदमी क्या करता है 40 घड़ी खरीदता है और उस सब का MRP 25% ज़्यादा बढ़ा के रख देता है, और कह रहा है कि ही ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट एंड 5% डिस्काउंट ऑन द क्रेडिट। देखिए उसका 40 घड़ी जो बिकता है ना, तो जो कैश पे बिकता है वो उस पर 10% का डिस्काउंट देता है, और जो क्रेडिट पे बिकता है उस पर 5% का डिस्काउंट देता है। आगे कह रहा है कि ही सेल्स 3/4 ऑफ द स्टॉक ऑन कैश, यानी कह रहा है कि उसके पास जितना भी कैश है यानी 40 वॉचेज जो है उसका कैश, वो कह रहा है कि 3/4 जो है वो किस पे बेचता है, तो कैश पे बेचता है, और जो रेस्ट जो है वो क्रेडिट पे बेचता है, और वो टोटल जो गेन कमाता है वो कितना, तो 2250 रुपया। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच क्या होगा। मेरे भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वॉच उसके पास कितना है, तो 40 वॉच है। कितना है 40 वॉच है। तो मेरे भाई कैश पे कितना बेचता होगा, तो कह रहा है 3/4 बेचता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो कैश पे वो कितना बेच रहा है, तो 30, 40 का 3/4 निकालेंगे तो 30 घड़ी कैश पे बेचता है, तो रिमेनिंग जो हो जाएगा वो किस पे बेचेगा, तो क्रेडिट पे बेचेगा। किस पे बेचेगा, तो क्रेडिट पे। तो क्रेडिट पे कितना बेचेगा, तो 10 बेचेगा। अब कह रहा है कि उसका जो MRP जो है वो 25% ज़्यादा फिक्स कर देता है, तो 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा, यानी 4 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 यूनिट ज़्यादा बढ़ा के रख देता है, यानी मार्क प्राइस कितना रख देता है, तो 5 यूनिट रख देता है। अब मेरे भाई कैश पे हम देखते हैं कि कैसे कैसे करता है। कैश पे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस। कैश पे कितना घड़ी बेचता है, तो 30, एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है, तो 30 घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 तिया 12 यानी 120 रुपया। और यहाँ पे मार्क प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं मार्क प्राइस, ठीक है, वो 30 घड़ी का मार्क प्राइस कितना कर देता है, तो एक घड़ी का मार्क प्राइस 5 यूनिट,
तो 30 घड़ी का हो जाएगा 5 या 15 यानी 150 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो कैश पे ले जाता है उस पर 10% का डिस्काउंट देता है। तो मार्क प्राइस है 30 घड़ी का 150, तो इस पे जो डिस्काउंट देगा वो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। कितना 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 150 का 10% निकालेंगे तो आएगा 15, यानी 15 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है। तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, बेचेगा कितना 135 रुपया पे। तो 120 रुपया में खरीदा और 135 रुपया में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे 15 का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट, 15 का। अब हम क्रेडिट पे निकालते हैं कि क्रेडिट पे कितना का प्रॉफिट होता है। क्रेडिट पे कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे मार्क प्राइस, ठीक है। क्रेडिट पे कितना घड़ी बेचता है, 10 घड़ी, तो एक घड़ी का कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट, तो 10 घड़ी का कितना, तो 40, कितना, सॉरी 10 का, हाँ 40 हो जाएगा, 10 गुने 40। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, एक घड़ी का 5 यूनिट, तो 10 घड़ी का कितना, 50। अब वो कह रहा है कि इस पे जो है वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट देने के बाद जो हमारा आ जाएगा वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 5% का जो डिस्काउंट दे रहा है, तो 50 का 5% 5 रुपया होगा, यानी 5 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 45 रुपया हो जाएगा। अब 40 में खरीद रहा है, 45 में बेच रहा है, तो मेरे भाई कितना का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे कितना, तो आप कहेंगे 5 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपया का। हाँ एक मिनट, यहाँ 50 का हम 5% निकालेंगे तो 5% इतना ही होगा, इतना नहीं होगा। 5% निकालेंगे 50% का, तो 50% का जो 5% होगा ना, 50% का नहीं, 50 का जो 5% होगा तो 5/100, यानी ये जो हो जाएगा वो आपको 2.5, यानी 2.5 डिस्काउंट दे रहा है। कितना, 2.5 डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ 50 में से 2.5 घटाएंगे तो आ जाएगा 47.5 आ जाएगा। अब 40 में बेच रहा है, कितना में, 40 में खरीद रहा है और 47.5 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट कमाया, तो आप कहेंगे 17 नहीं 7.5। कितना, तो 7.5 का प्रॉफिट कमाया। और यहाँ पे कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट 2250। एक प्रॉफिट यहाँ पे कैश पे कमाया 15 रुपया और यहाँ पे क्रेडिट पे कमाया कितना, तो 7.5 रुपया। तो टोटल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो टोटल प्रॉफिट आप कहेंगे कितना कमाया, टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, तो आप कहेंगे, एक मिनट मेरे भाई, टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, तो यहाँ पे 15 रुपया और 7.5, यानी 15 और 7 कितना, 19। 15 और 7 19 नहीं होगा, 15 और 7 22 हो जाएगा, और 22 और आधा यानी 22.5, यानी टोटल प्रॉफिट जो कमाया वो 22.5 यूनिट कमाया, यानी 22.5 यूनिट प्रॉफिट। अगर यहाँ पे 2250 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस कितना निकला था, तो 4 यूनिट निकला था, है ना। 1/25% जो था वो, सॉरी 25% जो था वो 1/4 था, तो 4 यूनिट कॉस्ट प्राइस था, तो 22 यूनिट 22.5 यूनिट अगर 2250 को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 2250/22.5 गुने क्या कर देंगे 4, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100, यानी हमारा एक घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मेरे भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एन आर्टिकल इज लिस्टेड ₹800 इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 25% एंड 15%, ठीक है। एक आर्टिकल जिसका लिस्ट प्राइस है 800 रुपया, उसको बेचा गया 25% डिस्काउंट पे और 15% डिस्काउंट पे, यानी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई 800 रुपया जो है, यानी 800 का सामान जो है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचा गया। तो पहला डिस्काउंट दिया गया उसको 25% का, तो 800 का 25% निकालेंगे, 800 का 25% निकालेंगे तो 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 200, यानी वो 600 में पहला वो आएगा। फिर इस पे भी कह रहा है कि एक और डिस्काउंट दे रहा है 15% का, है ना। तो हम 600 का 15% निकालेंगे, 600 का, तो 1/5 का जो हो जाएगा 1/20, यानी 15% का जो हो जाएगा वो 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी 30 या 90, यानी 90 रुपया और डिस्काउंट देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 510। यानी वो जो ये था आपका कौन, तो रिटेलर था, है ना, रिटेलर था। कौन था, रिटेलर। यानी रिटेलर जो है वो 800 जिसका लिस्ट प्राइस था उसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचा। तो यहाँ पर जो कस्टमर होगा, कौन,
कस्टमर जो होगा वो कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 510 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। यानी कस्टमर के लिए सीपी है ना, सीपी फॉर कस्टमर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सीपी फॉर कस्टमर जो हो जाएगा वो 510 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि बायर, बायर मतलब यही कस्टमर जो खरीद रहा है उसको, है ना, कह रहा है कि बायर। अब देखिए मान लीजिए कि हम रिटेलर हैं, हम क्या किए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे दिए, 25% डिस्काउंट दिए और फिर से 15% का डिस्काउंट दिए, और मेरा जो था वो 800 का आर्टिकल था, तो हमारा जो कस्टमर है उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद तो 510 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन उस बायर के लिए, उस कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा, वो 510 रुपया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब वो जो बायर है वो अब बेचना चाहता है उसको, अब वो बायर वो अपना हिसाब किताब लगाएगा, तो वो बायर अब सोचता है कि हम 15% डिस्काउंट देने के बाद भी, देखिए यहाँ पे कहता है कि द बायर डिजायर्स टू सेल इट ऑफ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। यानी अब जो बायर जो 510 रुपया में वो आर्टिकल खरीदा, तो वो अब अपना हिसाब किताब लगाता है। अब वो चाहता है कि हम 20% का मुनाफा कमाए 15% डिस्काउंट देने के बाद भी। नहीं मेरे भाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर के लिए कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मार्क प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख लेते हैं। ठीक है, ये कितना 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो मेरे भाई 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना का कमाएगा, तो प्रॉफिट कमाएगा 1 यूनिट का, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 5 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 यूनिट। कितना हो जाएगा, 6 यूनिट, है ना। लेकिन वो कितना % का डिस्काउंट देता है, 15% का डिस्काउंट। तो मेरे भाई 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 3/20 होता है। कितना होता है, 3/20। यानी 15% डिस्काउंट किस पे देगा, मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस अगर 20 यूनिट है तो डिस्काउंट देगा 3 यूनिट का। मार्क प्राइस अगर मान लीजिए 20 यूनिट है तो डिस्काउंट देगा कितने का, तो 3 यूनिट का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। नहीं, इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस का 1 यूनिट आ रहा है 6 और दूसरा यूनिट आ रहा है 17। तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करेंगे मेरे भाई, तो हम पिछले सेशन में आपको हम बता चुके हैं इसको बराबर कैसे करते हैं। सेलिंग प्राइस के यूनिट को बराबर करेंगे तो इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको भी 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 17 छक्के 102, है ना। और ये 17 पचे 85 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 85। यहाँ पे हो जाएगा 17 छक्के 102 और ये हो जाएगा 20 छक्के कितना, तो 6 दूना 12, 120। ठीक है, यानी इतना आया। तो देखिए कॉस्ट प्राइस हो गया 85 और मार्क प्राइस हो गया 120 और सेलिंग प्राइस हो गया तो आपका कितना, तो 102 रुपया। अब यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट वुड बी द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर द बायर। लिस्ट प्राइस यानी लिस्ट प्राइस यही ना है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस जो है वो बायर के लिए कितना होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि कस्टमर के लिए जो कॉस्ट प्राइस मिला पड़ा था वो कितना, तो 510 रुपया का कॉस्ट प्राइस पड़ा था। इसको हम मिटा लेते हैं, रुकिए। चलिए दोस्तों, तो कह रहा है कि व्हाट वुड द लिस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर द बायर। लिस्ट प्राइस क्या होगा, कस्टमर के लिए कस्टमर, हाँ बायर के लिए कॉस्ट प्राइस, बायर मतलब कस्टमर ही, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था, 510। हमारा कि इतना यूनिट आया है कॉस्ट प्राइस, तो 85। यानी 85 यूनिट कितना, तो 85 यूनिट अगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 510 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 510 बटे 85 हो जाएगा। तो 17 पचे 85 होता है और 17 तिया 51 होता है 30। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 यूनिट को। तो हमारा कह रहा है लिस्ट प्राइस कस्टमर के लिए क्या होगा, बायर के लिए क्या होगा। तो लिस्ट प्राइस हमारा कितना यूनिट आया था, 120 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर अगर 6 है तो 120 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 120 यूनिट बराबर हो जाएगा 120 गुने 6, यानी 12 छक्के 72, 720। यानी उस बायर के लिए, उस कस्टमर के लिए जो लिस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 720 रुपया हो जाएगा। चलिए ये चीज़ तो समझ गए होंगे। चलिए उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आपको जैसा भी ये सेशन लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर आप दीजिए, है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।